हेलो दोस्तों, मैं सतपाल चौधरी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस सेशन में। तो दोस्तों, आज की जो क्लास रहेगी वो मेनली लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस में जो बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज होती है उस पर रहेगी। तो एमसीक्यूज के बेसिस पर जितनी भी टर्मिनोलॉजी है उनको कवर किया गया है। तो करते हैं अपने आज के सेशन की शुरुआत। तो नंबर 1 जो क्वेश्चन है वो देखते हैं अपने। तो नंबर 1 क्वेश्चन अपना, हु प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन बाय एंटरिंग इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट विद द पर्सन सीकिंग प्रोटेक्शन फॉर देयर एसेट्स। तो इसमें ये पूछा गया है कि कोई भी पर्सन है उसको प्रोटेक्शन कौन प्रदान करता है इन इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजी, अगर वो इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट लेता है तो। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन है, आपको बताने हैं कौन कौन से हैं। ए इंश्योरर, बी इंश्योर्ड, सी अंडरराइटर एंड डी सर्वेयर। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा इंश्योरर। तो इंश्योरर क्या होता है? इंश्योरर होता है इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी। इसमें यही पूछा है कि कोई कोई भी पर्सन जो इंश्योरेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट लेता है या उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आता है तो उसको इंश्योरेंस जो कौन प्रदान करेगा, ठीक है, या उसकी जो प्रोटेक्शन है इंश्योरेंस से रिलेटेड वो कौन प्रोवाइड करेगा। तो जिस कंपनी से वो इंश्योरेंस परचेज करेगा, तो जो इंश्योरेंस कंपनी है, तो इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजी क्या बोलते हैं? इंश्योरर बोलते हैं। ठीक है, और कोई भी अगर कस्टमर है जो पॉलिसी परचेज करता है उसको क्या बोलते हैं? इंश्योर्ड। ठीक है, तो ये जो जो भी कस्टमर परचेज करता है या कोई भी पर्सन जो पॉलिसी परचेज करता है, पर्सन हु परचेज पॉलिसी, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? इंश्योर्ड। ठीक है, और अगर अपने इन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अगर बात करें तो उसको अपने लाइफ इंश्योर्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है, लाइफ इंश्योर्ड। ठीक है, ये थोड़ा अपने को याद रखना है। तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में जो पॉलिसी लेता है या कोई भी कस्टमर जो पॉलिसी परचेज करता है उसको लाइफ इंश्योर्ड या इंश्योर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो ये अपने को याद रखना है। और जनरल इंश्योरेंस जो पॉलिसी है उसकी टर्मिनोलॉजी में वो इंश्योर्ड होगा। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर है इंश्योरर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो यहाँ पे मैं डिफाइन कर दिया, इंश्योरेंस इज ए कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोसेस wherein a person protect their physical assets such as a car or home। तो यहाँ पे वो खुद की लाइफ को भी प्रोटेक्ट कर सकता है, सच एज कार और होम और लाइफ, अपनी लाइफ या हिज पेरेंट्स वाइफ। ठीक है, तो ये जितनी भी मान लो टाइप की जो प्रोटेक्शन वो लेता है किसी भी एसेट पे या अपनी लाइफ पे या बच्चों की लाइफ पे, माँ बाप की लाइफ पे या अपनी वाइफ की लाइफ पे, तो वो क्या होगा? वो इंश्योर्ड होगा। ठीक है, एज वेल एज ए लाइफ फ्रॉम सर्टेन इवेंट और पेरिल बाय द ट्रांसफरिंग द रिस्क टू एन इंश्योरर। तो जब वो ये कोई प्रोटेक्शन लेता है तो वो अपना जो सारा रिस्क है वो किसको ट्रांसफर कर देता है? इंश्योरर को। इंश्योरर मैंने आपको बताया, इंश्योरर क्या होता है? इंश्योरेंस कंपनी होती है। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी। नेक्स्ट चलते हैं अपने, द पर्सन हु अप्लाइज फॉर इंश्योरेंस प्रोटेक्शन इज कॉल्ड। तो कोई पर्सन जो इंश्योरेंस पॉलिसीज के लिए अप्लाई करता है, जो इच्छुक यानी लेना चाहता है, तो उसको इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजी में क्या कहेंगे? तो इसका जो सही आंसर है वो बताइए। नंबर 1 इंश्योर्ड, बी इंश्योरर, सी एप्लीकेशन एंड डी कस्टमर।
तो लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि कोई भी व्यक्ति जो अपनी एसेट या लाइफ की प्रोटेक्शन के लिए अपना जो रिस्क है वो ट्रांसफर करता है इंश्योरर को, और जो ये करता है वो क्या कहलाता है, इंश्योर्ड। ठीक है। और इन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी उसको अपने लाइफ एश्योर्ड भी बोल सकते हैं। अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के संबंध में उसको लाइफ एश्योर्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है। नंबर 3 है द इंश्योरेंस प्रोसेस स्टार्ट विद एन एप्लीकेशन इन राइटिंग कॉल्ड, कि जो इंश्योरेंस जो प्रोसेस है वो एक एप्लीकेशन जो लिखित में होती है उससे शुरू होती है, उसको क्या कहते हैं? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। और ये जो प्रोसेस होता है ये मेड बाय द पर्सन हु वांट टू टेक इंश्योरेंस एंड इंक्लूड डिटेल ऑफ व्हाट दे वांट टू इंश्योर एंड द टाइप ऑफ कवर दे रिक्वायर। और जो अप्लाई करता है वो चाहता है कि मुझे इंश्योरेंस ले लूँ मैं, और वो अपनी सारी डिटेल उसमें मेंशन करता है कि मुझे इस टाइप का इंश्योर चाहिए या इस प्रकार का इंश्योरेंस चाहिए। ठीक है। या इस प्रकार का मुझे कवर चाहिए, तो उसको क्या कहते हैं? द इंश्योरेंस प्रोसेस स्टार्ट विद एन एप्लीकेशन इन राइटिंग, उसको क्या कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा प्रपोजल। ठीक है। तो जो प्रपोजल होता है वो एक इनिशियल एप्लीकेशन होता है जो राइटिंग में होती है। ठीक है। और जो भी इंश्योरेंस लेना चाहता है वो उस प्रपोजल फॉर्म को भरता है, ठीक है, फिल करता है, और उसे इंश्योरर इंश्योरेंस जो कंपनी है उसको सबमिट करवाता है। ठीक है। तो प्रपोजल इसका राइट आंसर होगा। नंबर 4 क्वेश्चन है द प्रपोजल इज गिवन टू टेस्ट whose job is to assess the proposal and decide whether insurance can be given or not. If given, what will be the term of the policy and what will be the amount of the premium to be charged. यानी कहने का मतलब जो प्रपोजल होता है वो किसे दिया जाता है? जिसकी जॉब होती है कि वो लॉस को एसेस करे, उसका अनुमान लगाए कि इस प्रकार का जो मान लो बीमा जो कस्टमर को देना है या जो इंश्योर्ड को देना है, तो उसको ये बीमा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, और देना चाहिए तो उसका प्रीमियम कितना होना चाहिए। ठीक है। तो इसका राइट आंसर बताइए। नंबर ए है असाइनी, बी असाइनर, सी अंडरराइटर एंड डी लॉस एसेसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अंडरराइटर। ठीक है। अंडरराइटर की जॉब होती है कि कोई भी बीमा यानी जो कोई भी प्रपोजल फार्म है वो जब उसके पास आता है तो वो जो डिटेल इंश्योर्ड पर्सन ने दी है, इंश्योर्ड जो पॉलिसी लेना चाहता है, ठीक है, तो जिस इंश्योर्ड पर्सन ने या लाइफ इंश्योर्ड ने जितनी भी डिटेल भरी है, कितनी अमाउंट का बीमा चाहिए, ठीक है, उसका जो प्रोफाइल है वो क्या है, तो उस हिसाब से उसको उतनी अमाउंट का बीमा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, और अगर देना चाहिए तो उससे प्रीमियम कितना लेना है। ठीक है। तो ये सब जो डिसाइड है वो कौन करता है? ये करता है अंडरराइटर। ठीक है। नंबर 5 क्वेश्चन बताइए प्रीमियम इज द अमाउंट ऑफ द मनी और दैट हैज टू बी पेड इन एक्सचेंज फॉर द इंश्योरेंस। तो प्रीमियम एक अमाउंट ऑफ मनी होता है, ठीक है, या इसको एक नाम और दिया गया है, तो वो आप बताइए क्या होता है। ए कंसिडरेशन, लाइबिलिटी, सी सरप्लस और डी एसेट्स। डी है एसेट्स। ठीक है। तो जब भी हम इंश्योरेंस लेते हैं तो उसके बदले में कुछ अमाउंट देनी पड़ती है जिसको अपने प्रीमियम कहते हैं। तो प्रीमियम को एक नाम और दिया गया है कि प्रीमियम को और क्या कहते हैं, जो अपने इंश्योरेंस लेने के बदले में इंश्योरेंस कंपनी को पे करते हैं। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कंसिडरेशन। ठीक है। तो प्रीमियम और कंसिडरेशन इज द अमाउंट ऑफ द मनी। ठीक है। तो प्रीमियम एंड द कंसिडरेशन। ठीक है। कंसिडरेशन और प्रीमियम ये दोनों आप ले सकते हो। तो प्रीमियम को ही क्या बोलते हैं? कंसिडरेशन बोलते हैं। तो ये जो अमाउंट होती है जब आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से जब इंश्योरेंस परचेज करते हैं तो उस रिस्क कवर जो आपने इंश्योरेंस पॉलिसी को इंश्योरेंस लेने के बाद ट्रांसफर कर दिया तो उसके बदले में आपको कुछ प्रीमियम देना पड़ता है, तो उसको कंसिडरेशन भी कहा जाता है। तो प्रीमियम का अलग अलग मोड होते हैं। प्रीमियम कोई भी कस्टमर इसके चार मोड होते हैं।
किसी भी हिसाब से दे सकते हैं। एक तो होता है मंथली, फिर होता है क्वार्टरली, फिर होता है हाफ ईयरली, और एक होता है ईयरली। ठीक है, तो प्रीमियम जो अपने इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के बाद इंश्योरेंस कंपनी को पे करते हैं, तो उसके 4 मोड होते हैं, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड ईयरली। तो आप मंथली यानी महीने के बेसिस पे दे सकते हो, क्वार्टर यानी 3 मंथ के बेसिस पे दे सकते हो साल में 4 बार, हाफ ईयरली यानी 6 मंथ के बेसिस पर यानी साल में आप 2 बार, और ईयरली यानी 1 साल का इकट्ठा आपने दे दिया। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के मोड होते हैं, ये अपने को याद रखना है। तो ये डिफाइन कर दिया, व्हेन ए पर्सन रिक्वेस्टिंग इंश्योरेंस एग्रीज टू द टर्म्स ऑफर्ड बाय द इंश्योरर एंड द पेज द प्रीमियम, द कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीट एंड द रिस्क कमेंस्ड एट दिस स्टेज एंड इंश्योरेंस पॉलिसी इज इश्यूड बाय द इंश्योरर। तो मान लो कि कोई भी इंश्योर्ड पर्सन है, वो अपना प्रपोजल फॉर्म भर के किसको देता है, इंश्योरर कंपनी को। ठीक है, तो इंश्योरर यानी जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको दे दिया, और अंडरराइटर ने क्या किया, उसके लेस उसका जो प्रोफाइल है या जो भी उसका लॉस एसेसर है उसको डिटरमाइन करके, उसको थोड़ा स्टडी करके कि हाँ इस पर्सन को इतना बीमा देना है कि नहीं देना, और उसे प्रीमियम कितना लेना है, ये सारी जब प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो लास्ट में क्या होता है, अंडरराइटर के बाद है, जब अंडरराइटर ने मान लो वो जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद में जो इंश्योर्ड है, जो जो कस्टमर है जो बीमा लेना चाहता है, वो क्या करता है, वो उस वो अपना प्रीमियम पे करेगा। वो प्रीमियम किसी भी मोड में हो सकता है, अगर वो मंथली लेना चाहता है, हाफ ईयरली है, क्वार्टरली है या ईयरली है, तो जब उसने प्रीमियम पे कर दिया है इंश्योरेंस कंपनी को, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी को, तो उसी टाइम से ही क्या हुआ हो गया, उसका जो रिस्क है वो स्टार्ट हो गया। ठीक है, और उसकी जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो इश्यू हो जाती है बाय द इंश्योरर, यानी इंश्योरेंस कंपनी है वो उसको इंश्योरेंस पॉलिसी इशू कर देता है। तो आपको ये थोड़ा जो प्रोसेस है वो याद रखना है कि जो सबसे पहले जो इंश्योर्ड होता है, जो बीमा लेना चाहता है, वो अपना प्रपोजल फॉर्म भरता है जो राइटिंग में होता है, किसको देता है, इंश्योरेंस कंपनी को, जो इंश्योरेंस जिसको इंश्योरेंस कंपनी क्या होती है, इंश्योरर। और इंश्योरर में जो अंडरराइटिंग करने वाला पर्सन बैठा होता है, वो अपने प्रपोजल फॉर्म देखता है, उसमें अपना जो जो प्रोफाइल है या जो जिस टाइप का अपने को इंश्योरेंस लेना है वो चेक करेगा। जब उसने सब कुछ चेक करके उसने अपना जो बीमा है वो एक्सेप्ट कर लिया, तो उसके बदले में अपने क्या पे करेंगे, प्रीमियम। अपने जिस टाइम प्रीमियम पे कर दिया तभी से अपना जो रिस्क है वो स्टार्ट हो गया, जो रिस्क कवर है वो स्टार्ट हो गया। अपना रिस्क कवर किसको ट्रांसफर हो गया, इंश्योरेंस पॉलिसी को या फिर इंश्योरर को। ठीक है, तो इंस्टेंटली अपने को इंश्योरेंस पॉलिसी है वो इश्यू कर देता है इंश्योरेंस जो कंपनी है वो। तो ये थोड़ा सा अपने को जो प्रोसेस है वो अपने को याद रखना है। नेक्स्ट अपना 6 क्वेश्चन है, एनी अमेंडमेंट टू द स्टैंडर्ड पॉलिसी, एनी अमेंडमेंट टू द स्टैंडर्ड पॉलिसी कंडीशन, दीज अमेंडमेंट्स आर कॉल्ड, यानी जो अपनी स्टैंडर्ड पॉलिसी यानी जो अपने शुरुआत में जो पॉलिसी ली थी, ठीक है, तो कुछ समय बाद अपने अगर उस पॉलिसी में कुछ अमेंडमेंट करना चाहते हैं, अमेंडमेंट लाइक आप अपना नाम चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, अपना एड्रेस चेंज करना चाहते हैं, या अपना मोबाइल नंबर ऐड करना चाहते हैं, या अपना जो सम एश्योर्ड यानी जो आपने आपकी जो बीमित राशि है, जितने राशि का आपने बीमा लिया उसको क्या बोलते हैं, सम एश्योर्ड बढ़ाना चाहते हैं इन सम कंडीशन। ठीक है, तो ये या आप अपना नॉमिनी चेंज करना चाहते हैं उस पॉलिसी में। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या होती है कि पहले आपने सब कुछ दे दिया, ठीक है, यानी कुछ कंडीशन पे आपकी ये पॉलिसी जो
चल रही है, ये क्या है आपकी स्टैंडर्ड कंडीशन है। बट उस स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या है, कुछ आप अमेंडमेंट करना चाहते हैं, कुछ संशोधन करना चाहते हैं, नाम, एड्रेस में, मोबाइल नंबर में, सम एश्योर्ड में, नॉमिनी का नाम मान लो चेंज करना चाहते हैं, तो इसको इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजी में क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इंडोर्समेंट। क्या होगा राइट आंसर? इंडोर्समेंट। ठीक है। तो जब भी अपने स्टैंडर्ड पॉलिसी जो कंडीशन है उसमें अमेंडमेंट करते हैं तो उसको कहते हैं इंडोर्समेंट। और इंडोर्समेंट हमेशा पॉलिसी इश्यू होने के बाद ही होता है, उससे पहले जो आपने प्रपोजल फॉर्म फॉर्म में जो भी भरा है, ठीक है, वो एक स्टैंडर्ड पॉलिसी कंडीशन मानी जाती है। तो जब पॉलिसी आपकी इश्यू होगी उसके कुछ टाइम बाद, ठीक है, जब भी आपको इन चीज़ों को चेंज करना हो, अमेंडमेंट करना हो, तो वो आप करवा सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है डिटेल रिगार्डिंग व्हाट इज बीइंग इंश्योर्ड कॉल्ड। ठीक है। तो ये कुछ डिटेल होती है। इसने पूछा कि डिटेल रिगार्डिंग व्हाट इज बीइंग इंश्योर्ड। ठीक है, कि जो भी इंश्योर्ड यानी जो इंश्योरेंस कंपनी ने जो इंश्योर्ड किया है, ठीक है, उसको इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजी में क्या कहा जाता है। तो इंश्योर्ड का मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इंश्योर्ड कौन होता है। जो भी बीमा लेता है, जो भी इंश्योरेंस लेता है, वो क्या होता है? इंश्योर्ड। तो इंश्योर्ड ने जिस भी चीज का बीमा लिया है, जिस भी थिंग्स का बीमा लिया है, तो उसको इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजी में क्या कहा जाता है, जो उसने डिटेल में बीमा लिया है। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो बताइए जल्दी मेरे को। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस। ठीक है। तो जो भी डिटेल है सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस, यानी उसने किस सब्जेक्ट पर इंश्योरेंस बाय किया है, तो उसको इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजी को कहते हैं सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस। ठीक है। नंबर 8 है विच इज द वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस एंड बिकम द बेसिस फॉर द पेमेंट मेड बाय द इंश्योरर इन द इवेंट ऑफ द क्लेम। द टेक्स्ट डेस इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द इंश्योरेंस लायबिलिटी अंडर द पॉलिसी। तो ये इसने ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच इज द वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पॉलिसी, यानी जो भी आपने पॉलिसी ली है, ठीक है, और उसकी आपने पेमेंट की है, ठीक है, सॉरी, इसमें क्या है कि इसने ये पूछा कि जो भी आपने पॉलिसी परचेज की है इंश्योरेंस कंपनी से, ठीक है, और जब इंश्योरर जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको क्लेम के रूप में कुछ पेमेंट पे करता है, और वो पेमेंट एक मैक्सिमम अमाउंट होती है जो इंश्योरर की यानी इंश्योरेंस कंपनी की जो लाइबिलिटी होती है, ठीक है, तो उसको इंश्योरेंस टर्मोलॉजी में क्या कहा जाता है। तो इसका बताइए। नंबर ए ऑप्शन है एश्योर्ड अमाउंट, बी सम एश्योर्ड, सी क्लेम अमाउंट एंड डी लाइफ एश्योर्ड। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सम एश्योर्ड। क्या रहेगा? सम एश्योर्ड। ठीक है। तो इसमें इसको फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं कि मान लो कि कोई पर्सन ए है, इसने एक्स वाई जेड कोई इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है, इससे एक लाइफ पॉलिसी परचेज की। ठीक है। क्या क्या परचेज की? ए ने लाइफ पॉलिसी, अपनी लाइफ पे कुछ लाइफ पे एक लाइफ पॉलिसी परचेज की। तो जो लाइफ पॉलिसी ये क्या है, ये जो इंश्योरेंस है उसमें क्या डिटेल है जो जो उसने परचेज किया, तो इसको अपने क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस, कि उसने किस सब्जेक्ट पे पॉलिसी ली है। ठीक है। तो ए ने पॉलिसी लाइफ, अपनी लाइफ पे एक लाइफ पॉलिसी, और जब लेने के बाद क्या हुआ कि ए की डेथ हो गई। ठीक है। ए की डेथ होने पे क्या होगा? जो अमाउंट है, ठीक है, वो इसके नॉमिनी को पे किया जाएगा। मान लो कि ए ने 5 लाख की पॉलिसी ली थी। कितने लाख की? 5 लाख की लाइफ पॉलिसी ली थी। तो 5 लाख क्या है यहाँ पे? 5 लाख है सम एश्योर्ड। 5 लाख क्या है? सम एश्योर्ड। तो ये जो 5 लाख है ये है सम एश्योर्ड। तो यहाँ पे बोला इज द
सम एश्योर्ड इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द इंश्योरेंस लायबिलिटी अंडर द पॉलिसी। तो 5 लाख क्या है कि जो लायबिलिटी है इंश्योरेंस कंपनी की, जो इंश्योरेंस की, वो मैक्सिमम अमाउंट है। ठीक है, तो यहाँ 5 लाख से ऊपर ये नहीं कि जी हमें 6 लाख देने पड़ेंगे या 10 लाख देने पड़ेंगे, क्योंकि जो सम एश्योर्ड लिया था इन्हें वो मैक्सिमम 5 लाख का ही था, और जो इंश्योरेंस कंपनी की जो लायबिलिटी है वो भी 5 लाख ही है। तो इसको बोलते हैं सम अश्योर्ड। तो ये अपने को याद रखना है कि सम अश्योर्ड क्या होता है। सम अश्योर्ड क्या होता है, एक मैक्सिमम अमाउंट होती है जो एक इंश्योरर की लायबिलिटी होती है अंडर द पॉलिसी टर्म। नंबर 9 क्वेश्चन है द टेन्योर ऑफ द पॉलिसी और पीरियड ऑफ इंश्योरेंस इज कॉल्ड। ठीक है, तो इसने पूछा है कि जो टेन्योर किसी पॉलिसी का लिया जाता है या कुछ को जो भी पीरियड लिया जाता है उसको इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजी में क्या कहा जाता है। तो नंबर ए है टेन्योर, बी टर्म, सी टाइम एंड डी है प्रीमियम पेड टर्म। तो इसका जो राइट आंसर है वो बताइए। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी टर्म। तो अपने कोई भी पॉलिसी परचेज करते हैं, मान लो कि ए ने XYZ कंपनी से एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज की, कितने साल के लिए, 15 साल के लिए, 15 ईयर। तो द टेन्योर ऑफ द पॉलिसी और पीरियड, यानी ये क्या है, ये जो टेन्योर उसने लिया है 15 साल, ये एक पीरियड लिया 15 साल का, तो इसको इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजी में क्या कहेंगे, टर्म बोलेंगे। ठीक है, क्या होता है, टर्म। और इसमें एक चीज और बता देता हूं मैं आपको साथ में, एक फुल फॉर्म याद रखना, पीपीटी, इसकी फुल फॉर्म होती है प्रीमियम पेड टर्म। तो कई बार क्या होता है कि कुछ पॉलिसी ऐसी होती है जिसकी टर्म तो 15 साल होती है। मान लो अब ए ने ये जो पॉलिसी परचेज की, इसकी जो टर्म तो 15 साल थी, बट इसमें ये होता है कि इसकी जो पीपीटी थी वो 10 साल ही होती है, यानी जो प्रीमियम पे जो टर्म थी, यानी उसको जो प्रीमियम जो पे करना है वो 10 साल ही करना है, अगले 5 साल के लिए उसको प्रीमियम पे नहीं करना। ठीक है, फिर उसका जो रिस्क कवर रहेगा वो तो 15 साल तक रहेगा। तो यहाँ पे जो ये पीपीटी होता है जो 10 साल का, उसको इसकी फुल फॉर्म क्या रहेगी, प्रीमियम पेड टर्म। तो ये कुछ इंश्योरेंस पॉलिसीज होती है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, उसमें कई प्लान इस हिसाब से डिजाइन किए जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है, पीपीटी की फुल फॉर्म क्या है, प्रीमियम पेड टर्म। नेक्स्ट देखिए, द पॉलिसी में आल्सो हैव डैश डैश विच अराइज व्हेन द अंडरराइटर एक्सक्लूड सम लॉसेस। ठीक है, peril from the cover, these are the included in the terms of the policy as dash dash condition or special endorsement। तो जब भी अपने कुछ कोई नया बीमा अप्लाई करते हैं तो अंडरराइटर अपना प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है, बट वो अपने कुछ लॉसेस है उसको एक्सक्लूड कर देता है कि इन कंडीशन में जो आपका रिस्क कवर है वो लागू नहीं होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन को बैंक इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजी में क्या कहा जाता है, इसका आपको बताना है। नंबर ए है इंक्लूजन, बी है स्पेशल कंडीशन, सी है एक्सक्लूजन, डी है नोवेशन। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा एक्सक्लूजन। ठीक है, तो एक्सक्लूड वर्ड से आपको यहाँ पे थोड़ा याद रखना है कि जब भी अंडरराइटर कोई कुछ लॉसेस है उसको एक्सक्लूड कर देता है, ठीक है, पॉलिसी जो टर्म है उसमें, तो उसको क्या बोल जाता है, उस टर्म को क्या बोलते हैं, उस टर्म्स को बोलते हैं एक्सक्लूजन। ठीक है, द पॉलिसी may also have exclusion which arise when the underwriter excludes some losses peril from the cover. These are the included in the terms of the policy as exclusion condition or special endorsement। तो ये जो अपनी जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट होता है उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं उसमें मेंशन किया होता है। ठीक है, तो एक्सक्लूजन अपने को याद रखना है। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है, इट इज इंपॉर्टेंट
that the customer is truthful in the statement they make to the insurer, a statement which has bearing on the risk regardless of the whether made in the writing or verbal by the person requesting insurance is called। इसमें अपने को बताना है कि कोई भी कस्टमर जो अपने जो स्टेटमेंट है वो ट्रूथफुल पेश करता है, चाहे वो राइटिंग में चाहे वर्बली, किसको, अपने इंश्योरेंस कंपनी को। तो इसको इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजी में क्या कहा जाएगा? क्योंकि जब भी इंश्योरेंस लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि प्रपोजल फॉर्म में या उसके बाद अपने को कोई भी जो फैक्ट है, कोई भी तथ्य है वो छुपाने नहीं होते, वो अपने को मेंशन करने होते हैं। जैसे कोई पर्सन अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा है, ठीक है, वो स्मोकिंग करता है बट वो इंश्योरेंस कंपनी को नहीं बताता कि मैं स्मोकर हूँ, क्योंकि अगर स्मोकिंग अगर वो कर रहा है तो उसमें ये कंडीशन रहेगी ना कि उसके जो डेथ की जो संभावना है वो ज़्यादा है कंपेयर टू नॉन स्मोकर, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, कुछ कुछ प्रीमियम एक्स्ट्रा फिर पे किया जाता है उससे, ठीक है। तो इसी का बोल कि इट इज इम्पोर्टेंट दैट द कस्टमर इज ट्रूथफुल, कि कस्टमर ट्रूथफुल रहे अपनी जो स्टेटमेंट में जो वो इंश्योरर कंपनी को बता रहा है, ठीक है। चाहे वो राइटिंग में दे रहा है चाहे वर्बल में दे रहा है, ठीक है। तो इसको इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजी में क्या कहा जाएगा? रिप्रेजेंटेशन, मिस रिप्रेजेंटेशन, गारंटी और राइटिंग नोट। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 है, ए डैश डे डैश इज ए प्रॉमिस, एश्योरेंस और गारंटी made by the policy holder is promissory in nature. Breach of dash dash in a general insurance policy makes the policy voidable। इसका बताना है कि अगर कोई भी प्रोमिस या कोई भी एश्योरेंस या कोई भी गारंटी अगर कोई पॉलिसी होल्डर देता है, किसमें, ये एक जनरल इंश्योरेंस जो पॉलिसी होती है उसमें ये टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है। और अगर वो गारंटी या वो एश्योरेंस या वो प्रॉमिस अगर टूटता है तो जो पॉलिसी है वो वॉइडेबल हो जाएगी। जैसे बताइए, नंबर ए है गारंटी, बी डिक्लेरेशन, सी वारंटी और डी है रिप्रेजेंटेशन। तो इसका जो राइट आंसर बताइए क्या है, कि ऐसा क्या है कि जो एक पॉलिसी होल्डर प्रॉमिस या एश्योरेंस या गारंटी जो है वो पॉलिसी होल्डर के द्वारा दी जाती है, किसको, एक प्रॉमिस के रूप में जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी में। और अगर वो गारंटी या वो एश्योरेंस या वो प्रॉमिस टूटता है तो जो पॉलिसी है वो वॉइडेबल हो जाएगी, नल एंड वॉइड कर सकती है जनरल इंश्योरेंस कंपनी, उसको क्लेम नहीं मिलेगा। फिर इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा वारंटी, ठीक है। तो कोई पॉलिसी होल्डर है वो एक वारंटी जो देता है वो प्रॉमिस, एश्योरेंस या गारंटी के रूप में, किसको, इंश्योरेंस पॉलिसी को। और अगर वो टूटती है तो जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी उस पॉलिसी को नल एंड वॉइड कर देती है, ठीक है, यानी उसको क्लेम नहीं मिलेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन एन इंश्योर्ड इवेंट हैपन and the policyholder requests the insurance company to compensate them for their loss, the policyholder is making a claim, a person making the claim is known as the। इसमें है कि जब कोई इंश्योर्ड जो पर्सन है जिसने इंश्योरेंस लिया हुआ है, ठीक है, और जब वो कुछ क्लेम की मांग करता है इंश्योरेंस कंपनी से, तो उसको क्या कहा जाता है इन इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजी? कुछ भी इवेंट हैपन होने पर जब वो क्लेम की मांग करता है उसको क्या कहा जाएगा? ए है नॉमिनी, बी है असाइनी, सी है लीगल हायर और डी है क्लेमेंट।
तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा क्लेमेंट। ठीक है, यानी जो क्लेम प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति होता है उसको क्या कहते हैं, क्लेमेंट। ठीक है, तो इसमें एक चीज आप याद रखना कि जो जनरल इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं उसमें जो क्लेमेंट होता है यानी जो क्लेम की मांग करता है वो कौन करता है, पॉलिसी होल्डर। कौन करता है, पॉलिसी होल्डर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ए ने अपनी कार का, अपने हाउस का, ठीक है, या फिर अपनी अपने वेयर हाउस का इंश्योरेंस लिया हुआ है। ठीक है, और कोई भी इवेंट, कोई एक्सीडेंटली या इंसिडेंटली कोई भी इवेंट हैपन होता है तो इसका जो फाइनेंशियल लॉस हुआ तो वो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कौन मांगेगा, ए मांगेगा ना। ठीक है, बट अगर यही अपने लाइफ इंश्योरेंस की बात करें कि अगर लाइफ में अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में जो क्लेमेंट होता है वो कौन होता है, वो या तो नॉमिनी होगा, अगर नॉमिनी उस पॉलिसी में नहीं है तो उस पर्सन का कोई लीगल हायर है वो होगा। फॉर एग्जाम्पल ए ने लाइफ इंश्योरेंस में अपनी लाइफ पे लिया 10 लाख का इंश्योरेंस ले लिया। अब ए को ये 10 लाख कब मिलेंगे, ठीक है, जब कोई इवेंट हैपन होगा तो वो जब क्लेम की मांग रहा है तो यानी जब ए की डेथ होगी तो ये पैसा जब ए की डेथ होगी तो इंश्योरेंस कंपनी से पैसा कौन मांगेगा, पैसा कौन मांगेगा, जो ए का नॉमिनी है या ए का कोई लीगल हायर है, अगर नॉमिनी नहीं है तो वही मांगेगा ना। ठीक है, तो जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या होता है कि जो पॉलिसी होल्डर होता है वही क्लेम की मांग करता है। ठीक है, और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में क्योंकि पर्सन जिसकी पॉलिसी है उसकी डेथ होगी ना तभी उसको क्लेम मिलेगा, तो उसमें क्या होगा कि उसका कोई नॉमिनी या कोई लीगल हायर है तो वो क्लेम की मांग करेगा, और जो क्लेम की मांग करता है उसको क्या बोलते हैं, क्लेमेंट बोलते हैं। तो ये अपने को कंफ्यूज नहीं होना है, ये अपने को याद रखना है, जो क्लेम की मांग करता है इंश्योरेंस इंश्योरेंस जो कंपनी है या जो इंश्योरर है उससे, वो कहलाता है क्लेमेंट। Number 14 question है sometimes insurers pay a claim even if the claim is not payable under the terms of the policy. These payments are called. This is usually done if the condition of the insurance have been substantially met even though there has been a minor irregularity. ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि जो इंश्योरर यानी जो इंश्योरेंस कंपनी है वो क्लेम पे कर देती है। ठीक है, हालांकि क्लेम जो कंडीशन है उस पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, पर फिर भी वो क्लेम पेमेंट कर देती है। तो जब ऐसा होता है कि जब उसको क्लेम नहीं मिलना चाहिए फिर भी कोई इंश्योरेंस कंपनी उसको क्लेम पे कर देती है तो उसको क्या कहते हैं। ठीक है, और फॉर एग्जांपल अगर पॉलिसी के टर्म्स के हिसाब से तो कि ये है कि उसको क्लेम नहीं मिलना चाहिए और फिर भी उसको क्लेम दे देती है इंश्योरेंस कंपनी, तो उस इस कंडीशन में जो टर्मोलॉजी है वो क्या यूज होती है। इसका आंसर बताइए। नंबर ऑप्शन है एक्स ग्रेशिया पेमेंट, बी है लॉस पेमेंट, सी है लायबिलिटी, डी है क्लेम पेमेंट। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा एक्स ग्रेशिया पेमेंट। एक्स ग्रेशिया पेमेंट। फॉर एग्जाम्पल ये समझ लो कि ए ने LIC से कोई पॉलिसी परचेज की। ठीक है, और ए जो है वो रेगुलर बेसिस पे प्रीमियम भर रहा था। ठीक है, बट 31 मार्च को उसको प्रीमियम पे करना था जो क्या हो गया, ड्यू। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि उसकी जो पॉलिसी है वो
जब उसका प्रीमियम नहीं भरा गया तो उसको अपने बोल सकते हैं कि ये लैप्स होगी पॉलिसी, ठीक है, क्योंकि उसने 31 मार्च को पे नहीं किया। अब इसमें क्या हुआ कि उसके बाद में 30 अप्रैल को डेथ होगी ए की, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या हुआ कि जो ए है, ए को 31 मार्च को तो पेमेंट भरनी थी, प्रीमियम भरना था, बट वो हो गया ड्यू, तो पॉलिसी क्या होगी, लैप्स। बट उसको जस्ट 1 मंथ बाद क्या हो गया, उसकी डेथ हो गई, तो जो क्लेम का पैसा है वो LIC क्या क्या करेगी, वो नॉमिनी को पे कर देगी। अब एज पर पॉलिसी टर्म टर्म तो ये था कि उसकी पॉलिसी लैप्स होगी तो उसको क्लेम नहीं मिलना चाहिए, बट इस कंडीशन में क्या होता है कि अलग अलग पॉलिसी में मान लो 6 मंथ या 1 ईयर में एक टेन्योर होता है, तो उसमें क्या होता है कि अगर जो पेमेंट है वो नहीं भरी हुई, फिर भी वो क्या करते हैं कि अगर वो ड्यू अमाउंट है फिर भी उसको क्लेम पे करते हैं, तो इसको बोलते हैं इन इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजी एक्स ग्रेशिया पेमेंट। तो यहाँ पे देखिए लिखिए, दिस इज यूजुअली डन इफ द कंडीशन ऑफ द इंश्योरेंस हैव बीन सब्सिक्वेंटली मेट इवन थ्रू देयर हैज बीन ए माइनर इरेगुलरिटी, कि उसकी कोई माइनर इरेगुलरिटी के कारण अगर ऐसा कुछ होता है तो जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो, जो इंश्योरेंस कंपनी है वो पॉलिसी का जो क्लेम का पैसा है वो सारा उसके नॉमिनी को या लीगल हायर को पे करती है, ठीक है, अगर कोई माइनर इरेगुलरिटी होती है तो ये अपने को थोड़ा याद रखना एक्स ग्रेशिया पेमेंट क्या होती है। जब मैंने ये डेफिनेशन अपने को बिल्कुल अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। समटाइम्स इंश्योरर पे ए क्लेम इवन इफ द क्लेम इज नॉट पेबल अंडर द टर्म्स ऑफ द पॉलिसी, की पॉलिसी के टर्म्स के अनुसार तो उसको पेमेंट जो क्लेम है, ठीक है, वो नहीं मिलना चाहिए, फिर भी वो क्लेम दे देती है इंश्योरेंस कंपनी, तो इसको कहते हैं एक्स ग्रेशिया पेमेंट। नेक्स्ट है एन डैश डैश इज द ट्रांसफर ऑफ द राइट एंड द लायबिलिटी ऑफ द पॉलिसी होल्डर टू समवन एल्स। इसका बताइए कि अगर कोई पॉलिसी होल्डर वो अपना जो राइट है पॉलिसी का वो किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर देता है तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, तो इसका बताइए। ए है असाइनी, बी असाइनर, सी असाइनमेंट और डी है एक्चुअरी। तो ये जो प्रोसेस होता है इसका राइट आंसर रहेगा असाइनमेंट। ठीक है, ये जो प्रोसेस रहती है जब कोई पर्सन अपनी जो पॉलिसी का राइट है वो किसी दूसरे को ट्रांसफर करता है उसको कहते हैं असाइनमेंट। इसमें दो वर्ड ये असाइनी और असाइनर, ये भी अपने को पता होना चाहिए कि ये क्या होता है, ठीक है। तो इसको फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं कि ए के पास LIC की कोई पॉलिसी है, लाइफ पॉलिसी। ए क्या करता है, SBI बैंक से लोन लेता है, किसके अगेंस्ट, LIC लाइफ पॉलिसी के अगेंस्ट, ठीक है। मान लो कि SBI से ए ने 1 लाख का लोन ले लिया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जो ये जो पॉलिसी है, जो जिस पे राइट किसका था, ए का, तो इसके अगेंस्ट SBI से लोन लिया तो इसका जो राइट, जो LIC पॉलिसी का जो राइट था वो किसको ट्रांसफर हो गया, SBI को। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो ए है वो कहलाएगा असाइनर और जो बी है वो कहलाएगा असाइन, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है जिसमें ए अपना राइट SBI बैंक को ट्रांसफर कर रहा है पॉलिसी का राइट, उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे असाइनमेंट, ठीक है। तो ये अपने को याद रखना है ये असाइनमेंट होता क्या है, ठीक है। तो जिसके पास पॉलिसी का राइट होता है वो होता है असाइनर, जिसको पॉलिसी असाइन कर रहा है वो, ठीक है, वो होता है
असाइनिंग, और ये जो प्रोसेस होती है उसको कहते हैं असाइनमेंट। नंबर 16 क्वेश्चन है, ए पर्सन नोन एज is generally responsible for calculating the certifying that the insurance premium rate are viable dash is qualified in the technicalities of the insurance with an understanding of the statistics which deal with the probabilities, economics, finance and the investment। तो ऐसा पर्सन कौन है जो जनरली रिस्पॉन्सिबल होता है अपने रिस्क कवर को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, प्रीमियम रेट्स डिसाइड करने के लिए किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए, ठीक है, और वो टेक्निकल रूप से क्वालिफाई होता है इकोनॉमिक, फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट में भी। तो ये अपने को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ए है एक्चुअरी, बी है अंडरराइटर, सी है सर्वेयर, डी है असाइनर। इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजी में ऐसा पर्सन बताइए जो ये सब काम करता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एक्चुअरी। तो एक्चुअरी का क्या काम होता है, प्रीमियम रेट टेबल है वो बनाना, ठीक है, और प्लान को भी डिजाइन करता है, ठीक है, और टेक्निकल रूप से या इकोनॉमी की भी वो उसको नॉलेज होती है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ करनी है जिससे इंश्योरेंस कंपनी को प्रॉफिट भी मिले, ठीक है, और उसके जो क्लेम जो आ रहे हैं ईयर टू ईयर वो भी सेटलमेंट हो जाए। तो एक्चुअली क्या होती है, एक पोस्ट होती है, मैंने आपको बताया था कि जो एक्चुरियल साइंस क्वालिफाई करके जो एक्चुअरी बनते हैं, तो इंडिया में काफ़ी अच्छी डिमांड है एक्चुअरी जो पोस्ट है उसकी। तो ये अपने को याद रखना है कि एक्चुअली होता क्या है। नंबर 17 है, व्हेन एन इंश्योरर रिसीव प्रीमियम ए सर्टेन अमाउंट इज सेट aside to meet their liability, this is called premium reserve. To make sure the funds are available to meet these claims, a part of the premium set aside a premium reserve in life insurance premium reserve is called। तो ये बताइए कि जब कोई इंश्योरेंस जब इंश्योर्ड पर्सन से प्रीमियम लेता है तो कुछ सर्टेन अमाउंट है वो अपनी लाइबिलिटी के लिए अलग रख देता है, तो इसको तो बोलते हैं प्रीमियम रिजर्व। तो ये एक तो डेफिनेशन ये होगी, ये आपको याद रखनी है कि प्रीमियम रिजर्व क्या होता है, कि जो भी प्रीमियम कलेक्ट करती है इंश्योरेंस कंपनी या कोई इंश्योरर, तो वो अपनी लाइबिलिटी को पूरा करने के लिए जो अलग से थोड़ा पैसा उसमें से रखती है वो होता है प्रीमियम रिजर्व, ठीक है। फिर टू मेक श्योर द फंड आर अवेलेबल टू मीट दिस क्लेम्स, ए पार्ट ऑफ द प्रीमियम इज सेट असाइड इन प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। टू मेक श्योर दैट फंड आर अवेलेबल टू मीट दिस क्लेम्स, जो भी क्लेम्स आएंगे उसको लिए ए पार्ट ऑफ द प्रीमियम इज सेट असाइड इन प्रीमियम रिजर्व, ठीक है। लाइबिलिटी के लिए प्रीमियम रिजर्व हो गया अलग से, कुछ क्लेम आए तो उससे पैसा दे दिया, ठीक है। तो इन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम रिजर्व इज कॉल्ड, तो लाइफ इंश्योरेंस जो सेगमेंट है उसमें जो प्रीमियम रिजर्व है उसको क्या कहा जाता है। ए है एक्सपेंस रेशो, बी है लॉस रेशो, सी है लाइफ फंड और डी है लाइबिलिटी रेशो। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा लाइफ फंड। क्या रहेगा, लाइफ फंड, ठीक है। क्योंकि ये क्या होती है, ये लाइबिलिटी होती है। मान लो कि LIC के पास 40,000 करोड़ का लाइफ फंड है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि वो पैसा जो पॉलिसी होल्डर ने या इंश्योर्ड ने या लाइफ एश्योर्ड ने पैसा लगा रखा है, तो इन फ्यूचर उनकी डेथ होनी है या उनको मेच्योरिटी की पेमेंट देनी है, तो वो जो सारा पैसा है जो उसने प्रीमियम रिजर्व यानी उसने उसकी जो फ्यूचर की लाइबिलिटी है उसको फुलफिल करने के लिए जो उसने
अलग से पैसा रखा हुआ है प्रीमियम रिजर्व के रूप में, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा लाइफ फंड। ठीक है, तो ये अपने को याद रखना है। ठीक है, तो जब भी कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है, वो अपना प्रीमियम रिजर्व, जो जनरल इंश्योरेंस सेगमेंट में ये वर्ड यूज किया जाता है प्रीमियम रिजर्व, ठीक है, बट लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट में क्या किया जाता है, लाइफ फंड। ये अपने को याद रखना है कि जो फ्यूचर की जो लाइबिलिटी है उसको फुलफिल करने के लिए अपने प्रीमियम का जो हिस्सा है वो एक अलग से, तो टोटल लाइफ फंड देखा जाता है कि किस कंपनी के पास कितना लाइफ फंड है। तो ये पूरा डेफिनेशन दे रखी है, द वे बिजनेस इज क्लासिफाइड वेरियस डिपेंडिंग अपॉन हाउ द बिजनेस इज रिटर्न। ठीक है, तो ये एक थोड़ा आपको याद रखना है कि कोई भी कंपनी है उसके पास अलग अलग प्रकार से बिजनेस आता है। एक डेफिनेशन है, उसको मैंने एमसीक्यूज में कवर नहीं किया, वैसे मैं आपको बता देता हूँ। एक तो होता है ग्रोस डायरेक्ट बिजनेस। ग्रोस डायरेक्ट बिजनेस क्या होता है, कोई भी कंपनी है जिसके पास डायरेक्ट बिजनेस आता है, ठीक है। ग्रोस डायरेक्ट बिजनेस इज द रिटर्न डायरेक्टली फ्रॉम द मार्केट, जो मार्केट से सीधा किसी कंपनी के पास बिजनेस आ गया, ठीक है। इफ पार्ट ऑफ दैट बिजनेस इज री इंश्योर्ड इट इज रेफर्ड टू एज ए सीडेड। तो अगर उस बिजनेस में से कुछ जो इंश्योरेंस है, ठीक है, या कुछ जो उसका परसेंटेज है वो री इंश्योर्ड करवा लिया, तो इसको क्या कहेंगे, सीडेड। और व्हेन बिजनेस इज रिटर्न फ्रॉम अदर इंश्योरर एज री इंश्योर इट इज रेफर टू ए एक्सेप्टेड, तो इसको क्या कहेंगे, एक्सेप्टेड, ठीक है। और द डायरेक्ट बिजनेस प्लस द एक्सेप्टेड री इंश्योरेंस बिजनेस लेस देन द सीडेड इंश्योरेंस बिजनेस इज कॉल्ड नेट बिजनेस, ठीक है। तो इसको अपने फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं कि इसका क्या रहेगा। सपोज करो कि एलआईसी के पास मार्केट से जो बिजनेस आता आया, ठीक है, मार्केट से जो बिजनेस आया वो एलआईसी का क्या होगा, डायरेक्ट बिजनेस। अब इस डायरेक्ट बिजनेस में से मान लो कि कुछ परसेंट री इंश्योरेंस के रूप में जीआईसी को दे दिया। अगर स्कोर ज्यादा होगा, मान लो कि 10% दे दिया जीआईसी को, तो ये जो प्रोसेस होती है जब कोई कंपनी अपने डायरेक्ट बिजनेस में से कुछ जो इंश्योरेंस है वो री इंश्योरेंस के रूप में दूसरी इंश्योरेंस कंपनी लेती है, तो इसको क्या कहते हैं, सीडेड, ठीक है। अब एलआईसी ने अपना कुछ बिजनेस री इंश्योरेंस के रूप में जीआईसी को दिया, ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, सीडेड। और यहाँ पे जो सीडिंग कंपनी होगी वो कौन होगी, वो होगी एलआईसी। एलआईसी को क्या कहेंगे, सीडिंग कंपनी, ठीक है। तो इसको अपने याद रखना कि जो प्राइमरी जो कंपनी होती है जिसके पास बीमा आया वो हमेशा सीडिंग कंपनी होती है, वो होगी सीडिंग कंपनी, ठीक है। अब जीआईसी ने इस सीडेड बिजनेस को एक्सेप्ट किया कि हाँ ठीक है जी, ये 10% जो लाइबिलिटी है एलआईसी के टोटल बिजनेस की वो मैं ले लूंगा, तो इस जो कंडीशन को क्या कहेंगे, एक्सेप्टेड, ठीक है। तो जीआईसी के लिए ये जो टर्मोलॉजी होगी वो क्या होगी, एक्सेप्टेड, ठीक है। तो ये अपने को याद रखना, जब एलआईसी ने अपना जो डायरेक्ट बिजनेस आया उसके पास जितना भी उसका कुछ परसेंट जीआईसी को ट्रांसफर कर दिया, तो इस जब प्राइमरी कंपनी किसी दूसरी री इंश्योरेंस जब प्राइमरी कंपनी किसी दूसरी री इंश्योरेंस कंपनी को अपने बिजनेस का कुछ हिस्सा ट्रांसफर करती है तो उसको कहते हैं सीडेड, ठीक है। प्राइमरी कंपनी को कहेंगे सीडिंग कंपनी, और जो सेकेंडरी कंपनी है उसको कहेंगे एक्सेप्टेड, क्योंकि उसने एक्सेप्टेड किया है, ठीक है। अब एलआईसी के पास टोटल बिजनेस क्या बचा, एलआईसी का जो नेट एलआईसी का जो नेट बिजनेस होगा वो क्या होगा, वो होगा जो उसका डायरेक्ट बिजनेस है, ठीक है, प्लस अगर मान लो एलआईसी ने किसी दूसरी कंपनी से कुछ बिजनेस री इंश्योरेंस के रूप में अगर एक्सेप्ट किया है, ठीक है,
मान लो कि कोई ए कंपनी है, उसने अपने डायरेक्ट बिजनेस का 10% LIC को ट्रांसफर कर दिया एज ए री इंश्योरेंस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल समझ लेते हैं, वैसे LIC री इंश्योरेंस कंपनी नहीं है, मैंने आपको पढ़ाया था कि सिर्फ GIC ही है। ठीक है, तो 10% LIC के पास आया, तो LIC ने जब इस रिस्क कवर, जो 10% रिस्क कवर था, उसको एक्सेप्ट किया, तो मैंने बोला ना कि जो री इंश्योरेंस, जब प्राइमरी कंपनी सेकेंडरी कंपनी को कुछ अपना जो बिजनेस है वो ट्रांसफर करती है, तो जो सेकेंडरी कंपनी है वो क्या करती है, एक्सेप्टेड, उसको क्या कहेंगे, एक्सेप्टेड। तो LIC का एक तो डायरेक्ट बिजनेस आ गया मार्केट से, ये रहा मार्केट्स बिजनेस। ठीक है, दूसरा आ गया कि जो ए से उसने प्राप्त किया था, यानी एक्सेप्टेड, तो डायरेक्ट बिजनेस प्लस एक्सेप्टेड बिजनेस। ठीक है, अब इसको माइनस किससे करेंगे, लेस दिस सीडेड री इंश्योरेंस बिजनेस इज कॉल्ड नेट बिजनेस। अब इसमें से जो सीडेड यानी जो LIC ने अपना 10% GIC को ट्रांसफर किया था, तो जो सीडेड था 10% उसको अपने माइनस कर देंगे, तो ये क्या निकल के आ जाएगा, LIC का नेट बिजनेस। डायरेक्ट बिजनेस प्लस एक्सेप्टेड माइनस में जो सीडेड बिजनेस है वो, तो वो बन जाएगा LIC का नेट बिजनेस। ठीक है, तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि LIC का जो डायरेक्ट मार्केट से जो बिजनेस आया, उसका 10% GIC को ट्रांसफर किया, तो ये प्रक्रिया कहलाती है सीडेड। जब प्राइमरी कंपनी सेकेंडरी कंपनी को सीडेड करती है, ये जो सीडेड यानी अपना जो रिस्क कवर जो ट्रांसफर कर रही है री इंश्योरेंस के रूप में, तो प्राइमरी कंपनी कहलाएगी सीडिंग कंपनी और सेकेंडरी कंपनी कहलाएगी एक्सेप्टेड। ठीक है, क्योंकि उसके लिए तो एक्सेप्टेड बिजनेस हुआ ना। अब यहाँ पे देखिए, ए कंपनी थी, इसने, ये जो ए कंपनी थी, इसने 10% किसको ट्रांसफर किया, LIC को। ठीक है, तो LIC ने एक्सेप्टेड किया ना उसका 10% बिजनेस, तो LIC का बिजनेस क्या हो गया, 10% तो ये हो गया, 10% तो हो गया ए का हो गया 10%। और मार्केट से मान लो कि इसके पास पॉलिसी आई थी 50, तो 50 में से 10% किसको ट्रांसफर कर दिया, GIC को। तो अब देखिए, अब ये फॉर्मूला में लगाते हैं कि डायरेक्ट बिजनेस आया LIC के पास कितना, 50 प्लस 10% आ गया ए से LIC को बिजनेस, यानी 10% ये मान लो, माइनस जो सीडेड जो हुआ था, मैंने बोला कि यहाँ पे देखो री इंश्योरेंस बिजनेस, सीडेड री इंश्योरेंस बिजनेस, तो सीडेड कितना था, 10%, यानी LIC ने 50 में से 5 पॉलिसी किसको दे दी थी, GIC को। ठीक है, तो 50 और 10 60 माइनस में 5, यानी जो LIC का नेट बिजनेस होगा वो कितना होगा, 55। ठीक है, तो ये 3 टर्मोलॉजी है, ये आपको याद रखनी है। ग्रोस डायरेक्ट बिजनेस क्या होता है, जो किसी कंपनी के पास सीधा डायरेक्ट मार्केट से आता है, जब उस डायरेक्ट बिजनेस में से कुछ परसेंट री इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं सीडेड। प्राइमरी कंपनी कहलाती है सीडिंग कंपनी, सेकेंडरी कंपनी जो उस रिस्क, उस री इंश्योरेंस जो परसेंटेज उसको एक्सेप्ट करे तो एक्सेप्टेड। ठीक है, और जब कोई कंपनी दूसरे का री इंश्योरेंस बिजनेस एक्सेप्ट करती है, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, जब यहाँ पे जैसे अपने LIC का ये फॉर एग्जांपल लिया था, तो LIC का जो नेट बिजनेस हमने निकालेंगे वो है डायरेक्ट बिजनेस प्लस उसका जो एक्सेप्टेड बिजनेस है ए से, और माइनस में सीडेड जो GIC को उसने जो 10% है वो ट्रांसफर किया था, 50 का 10%, तो 55 है वो नेट बिजनेस निकल के आ जाएगा LIC का। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, विद एग्जांपल मैंने वैसे आपको बता दिया, तो ये फॉर्मूला थोड़ा याद रखना नेट बिजनेस निकालने का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, द कंबाइंड फिगर ऑफ लॉस रेशो प्लस एक्सपेंस रेशो इज कॉल्ड। तो जो लॉस रेशो होता है और जो एक्सपेंस रेशो होता है, उसको क्या कहा जाता है इन इंश्योरेंस टर्मोलॉजी। लॉस रेशो वैसे ये होता है कि जो भी क्लेम कोई इंश्योरेंस कंपनी पे कर देती है, तो वो उसका लॉस रेशो कहलाता है। ठीक है, और जो एक्सपेंस रेशियो है वो है कि जो कंपनी के डे टू डे जो खर्चे होते हैं, लाइक उसके ऑफिस के एक्सपेंसेस हो गए, ठीक है, तो वो होता है कंपनी का एक्सपेंस रेशियो। तो इन दोनों का जो कंबाइंड फिगर होता है, ठीक है,
तो वो क्या कहलाता है? ए नंबर है टोटल, बी है कंबाइंड, सी है प्रॉफिट, डी है लायबिलिटी। तो कौन सा रेशो होगा इसमें से बताइए? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है कंबाइंड रेशो। तो लॉस रेशो प्लस एक्सपेंस रेशो इज कॉल्ड द कंबाइंड रेशो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपने। द टर्म deferred date can have two meaning in life insurance. Firstly, it can be used in the case of the children's policy where risk cover began on a different date than the commencement date of the policy. Secondly, the term deferred date is also used to describe the date when the annuity began. In the both cases, the time between commencement date and the deferred date is called. इसका राइट आंसर बताइए, इसका क्या होगा? रिस्क पीरियड ए, बी एक्सटेंड पीरियड, सी डेफरमेंट पीरियड, डी एक्सक्लूजन पीरियड। इसमें जो दो एग्जांपल दिए ना कि फर्स्टली अगर ये होता है कि किसी बच्चे की पॉलिसी है, उस बच्चे की मान लो पॉलिसी हुई 1 जनवरी 2023, इस टाइम ये है 2 साल का। ठीक है, और इन्होंने डेफरमेंट पीरियड मान लो डेफर डेट है वो 5 साल आगे बढ़ा दी कि इसका जो रिस्क शुरू होना है वो होना है 1 जनवरी, जो लाइफ का रिस्क है वो मान लो कि 1 जनवरी 2028 को होना है, जब ये 7 साल का हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि उसका बीमा यानी जो कमेंसमेंट हुआ था, जो यहाँ पे तो ये लिखा है ना इन्होंने द कमेंसमेंट डेट, तो जो बीमे की कमेंसमेंट डेट है यानी जो बीमा शुरू होने की डेट है वो क्या है बच्चे की? तो वो तो 1 जनवरी 2023 है। ठीक है, बट जो रिस्क कवर जब स्टार्ट हो रहा है वे रिस्क कवर बिगेन ऑन ए डिफरेंट डेट, तो रिस्क कवर कब स्टार्ट हो रहा है? 2028 में। ठीक है, तो ये जो बीच का टेन्योर है उसको क्या कहते हैं? और सेकंडली जो इसने एग्जाम्पल दिया है, द टर्म डेफर्ड डेट इज आल्सो यूज्ड इन डिस्क्राइब द डेट व्हेन द एन्युटी बिगिंस। मान लो अगर कोई पेंशन प्लान लेता है, ये एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर उसने 1 जनवरी 2023 को किसी पर्सन ने पेंशन प्लान लिया और वो चाहता है कि मेरी जो पेंशन स्टार्ट है, जो एन्युटी जो स्टार्ट हो वो हो 1 जनवरी 2025 से, यानी 2 साल बाद। ठीक है, तो ये जो बीच का पीरियड है उसको क्या कहते हैं? टाइम बिटवीन कमेंसमेंट डेट एंड द डेफर डेट इज कॉल्ड। तो कमेंसमेंट डेट यहाँ पे उसकी एन्युटी जो प्लान था वो शुरू हुआ 1 जनवरी 2023 को, बट उसकी जो डेफर डेट है कि मेरी जो डेफर डेट है कि मेरी जो एन्युटी है वो 1 जनवरी 2025 को स्टार्ट होनी चाहिए, इन दोनों के बीच के जो टाइम पीरियड है उसको क्या कहते हैं? और इस इधर बच्चे की पॉलिसी में, जो चिल्ड्रन की पॉलिसी थी उसमें था कि जो बीमा शुरू हुआ वो हुआ था 1 जनवरी 2023 को, और उसने रिस्क कवर शुरू करवाया 1 जनवरी 2028 को। तो कमेंसमेंट डेट प्राइमरी और सेकेंडरी, जब से उसने रिस्क या फिर एन्युटी स्टार्ट कराई है वो है सेकेंडरी। तो इस जो टेन्योर के बीच में जो पीरियड होता है उसको कहते हैं डेफरमेंट पीरियड। क्या कहते हैं? डेफरमेंट पीरियड। तो ये अपने याद रखना, डेफरमेंट पीरियड क्या होता है? जब डेट ऑफ कमेंसमेंट एंड डेट ऑफ डेफर, उसके बीच का जो पीरियड होता है वो होता है डेफरमेंट पीरियड। क्वेश्चन नंबर 20 है, सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस आर इश्यूड फॉर पॉलिसी। की जो सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस है वो किस प्रकार की पॉलिसी में इश्यू किया जाता है? सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस, COI, फुल फॉर्म भी याद रखना। सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस आर इश्यूड फॉर विच टाइप ऑफ पॉलिसी? मोटर पॉलिसी, फायर पॉलिसी, मेरीन कार्गो पॉलिसी और हेल्थ पॉलिसी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा मोटर पॉलिसी। तो मोटर पॉलिसी में क्या होता है? सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस इश्यू किया जाता है। इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। टू प्रोवाइड एविडेंस दैट द मोटर व्हीकल एक्ट हैज बीन कंपाइल्ड विद द सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस मस्ट बी केप्ट इन द व्हीकल एंड द प्रोड्यूस्ड व्हेन रिक्वायर्ड बाय अथॉरिटीज। तो जब भी अपने व्हीकल का, मोटर व्हीकल का
इंश्योरेंस लेते हैं तो उस टाइम अपने को जो सर्टिफिकेट यानी जो डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं कि हाँ आपका बीमा है, ठीक है, तो उसमें सब कुछ मेंशन होता है कि हाँ ये मोटर व्हीकल जो एक्ट है उसको फुलफिल करता है। तो और जब भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, वो अपने को अथॉरिटीज को प्रोड्यूस या फिर उनको प्रस्तुत करना होता है, ठीक है। और ये जो सर्टिफिकेट होते हैं वो हमेशा हम अपने जो व्हीकल है इसके साथ रखते हैं। तो बिल्कुल प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। कोई भी बाइक वगैरह अपने या कोई फोर व्हीलर टू व्हीलर अपने रखते हैं तो अपने साथ में रखते हैं ना, डॉक्यूमेंट मस्ट बी केप्ट इन द व्हीकल। और जब भी जरूरत पड़ती है तो अपने अथॉरिटीज को ये प्रोड्यूस करते हैं, उनको प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। तो मोटर व्हीकल का जो एक एक्ट है वो थोड़ा याद कर लेना आप। एक्ट है वो 1988 है, ठीक है, मोटर व्हीकल एक्ट 1988। ये थोड़ा आपने याद रखना है, ठीक है। तो मोटर व्हीकल जो सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस है वो सिर्फ मोटर पॉलिसीज में ही इश्यू किया जाता है, ठीक है। सो आज अपने 20 क्वेश्चन कर लिए हैं जो बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज होती है जनरल एंड लाइफ इंश्योरेंस में। आई होप को आप सभी को अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा हर एक जो टर्मिनोलॉजी है। वैसे मैंने विद एग्जांपल आपको एक्सप्लेन किया कि किस हिसाब से ये टर्मिनोलॉजी यूज होती है। तो नेक्स्ट मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। सो थैंक यू सो मच।